हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन मीना है और मैं आपको जो टीजीटी साइंस केवीएस एनवीएस और जो भी बच्चे बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन कराने के लिए ये मैंने जो है चैप्टर वाइज और पार्ट वाइज सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आपको मैं सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और इसके एमसीक्यूज भी सोल्व करवाऊँगा। तो हम जो है लास्ट लास्ट पार्ट में हमने सेल द बेसिक सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का जो है ओवरव्यू देख लिया था। इसको हम पहले थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि जो वर्ड होती है उसमें दो टाइप के जो है थिंग्स होती है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग जैसे कि ह्यूमन है, नॉन लिविंग जैसे कि जिनमें सेल्स नहीं होती वो नॉन लिविंग होती है। इसके लिए इनएमिनेट वर्ड का एनसीईआरटी ने यूज़ किया है। तो लिविंग क्यों बोलते हैं किसी भी चीज़ को? क्योंकि उसमें सेल होती है। जो सेल होती है वही स्ट्रक्चर और बेसिक यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। सेल भी दो प्रकार की हो सकती है, यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। फिर कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं उनको यूनिसेलुलर बोलते हैं, और कुछ बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं जिनको हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। सेल की डिस्कवरी जो है वो सबसे पहले जो सेल को देखा था, लिविंग सेल को, वो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था। उस और इसके अलावा रॉबर्ट ब्राउन ने जो है 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। और उसके बाद कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल्स के बारे में और ज़्यादा एनालिसिस किया, सर्च किया, और उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल थ्योरीज दी, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, आपको मैं पहले ओवरव्यू उसका बता देता हूँ कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो आज के जो टॉपिक रहेगा वो क्या है? टूडेज टॉपिक आज का टॉपिक रहेगा जो सेल थ्योरी और जो है हम आज प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे और इनका जो है हम एनसीईआरटी भी स्टडी करेंगे। चलिए इसी के साथ आज हम आज का टॉपिक जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी तो अलग अलग टाइम के जब अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने हमको डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज के बारे में बताया। जैसे कि सबसे पहले जो है 1838 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैथियस स्लाइडन। मैथियस स्लाइडन इन्होंने जो है उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया और बताया कि जो प्लांट्स होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, और ये सेल जो है टिश्यू बनाती हैं। उसके बाद जो है 1839 में एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था थियोडोर स्वान। उन्होंने उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स को ऑब्जर्व किया। एनिमल्स की उन्होंने क्या की, एनिमल्स की स्टडी की, और उन्होंने बताया कि सेम प्लांट की तरह जो एनिमल भी होते हैं वो सेल्स से बने होते हैं। सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल प्रोडक्ट ऑफ सेल इन्होंने एनिमल्स के बारे में भी स्टडी की थी, इसके साथ इन्होंने प्लांट्स की भी स्टडी की थी। और उन्होंने एनिमल और प्लांट्स दोनों की स्टडी की और पाया कि जो एनिमल्स होते हैं उनके जो बाहर है एक थिन लेयर पाई जाती है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एनिमल्स में होती है, इसके साथ साथ प्लांट्स में भी होती है। लेकिन जो है थियोडोर स्वान ने प्लांट्स में एक और जो है
चीज ऑब्जर्व की कि इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और वॉल होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, और ये सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। जहाँ हम लिख सकते हैं इन एनिमल सेल सेल वॉल एब्सेंट, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो इस प्रकार जो है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार जो है मैथियस स्लाइडन एंड थियोडोर सॉन दोनों ने मिलके क्या दिया, दोनों ने मिलके सेल थ्योरी दी। और ये सेल थ्योरी क्या बताती थी, ये सेल थ्योरी बताती थी कि कोई भी जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल। तो इन्होंने ये तो बता दिया था कि प्लांट्स और एनिमल्स कैसे बने होते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए थे कि जो सेल है, ठीक है, सेल से मिलकर प्लांट्स और एनिमल बन रहा है, लेकिन एक जो सेल है वो कैसे बन रही है ये नहीं बता पाए थे। तो इनकी जो सेल थ्योरी का जो ड्रॉबैक वो क्या था, ये नहीं बता पा रहे थे कि सेल अराइज कैसे होती है, हाउ कम न्यू सेल, एक जो सेल होती है वो कैसे आती है, एक नई सेल है वो कैसे बनती है। तो इसी को लेकर एक नए वैज्ञानिक आए 1855 में, जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। तो उन्होंने जो है फाइनल शेप दी सेल थ्योरी की, मतलब उन्होंने सेल थ्योरी को, तो इनकी जो स्लाइडर एंड सॉन ने दी थी उस सेल थ्योरी को थोड़ा मॉडिफाई किया और एक नई सेल थ्योरी फाइनल थ्योरी दी, फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी, फाइनल सेल ऑफ सेल थ्योरी। जिसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे, ये थे कि कोई भी जो न्यू सेल्स होती है, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कि जैसे कि कोई भी पहले से एक जो सेल एग्जिट कर रही है, यही सेल डिवाइड करती है और एक नई सेल बनाती है, न्यू सेल, जिसको हम डॉटर सेल बोलते हैं। और इसका जो और इसका जो दूसरा पॉइंट था वो वही था जो हमारी पुरानी वाली थ्योरी में था कि प्लांट्स एंड एनिमल जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, सेल से और टिश्यू से बने होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल। ये जो सेल होती है इन प्लांट्स एंड एनिमल में, जो सेल होती है ये टिश्यू बनाती है। तो ये हमने जो है सेल थ्योरी के बारे में पढ़ लिया। तो आज चलो, आज जो इसको हम बाद में एनसीईआरटी से भी एक बार रीड कर लेंगे। चलिए, नहीं तो पहले इसको रीड कर लेते हैं, देन हम नेक्स्ट टॉपिक यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल पर मूव कर जाएंगे। एनसीईआरटी का जितना हमने कल पढ़ लिया था उसको सबको एक बार हम रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। देखो, जब हमारे चारों तरफ हम देखते हैं तो हमको लिविंग और नॉन लिविंग दो टाइप की चीज़ें देखने को मिलती है। तो ऐसा क्या है जो ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है और नॉन लिविंग बनाती है? इसका आंसर है प्रेजेंस ऑफ सेल। जिनमें सेल होती है वो लिविंग होते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल इन द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब कुछ जो होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं जिनको यूनिसेलुलर बोलते हैं, और कुछ होते हैं जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं जिनको हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं,
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल से ही अपना सारा काम कर सकते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन, सब कुछ वो अपनी सिंगल सेल से ही कर सकते हैं। इसलिए एनसीईआरटी लिखती है कि सिंगल सेल सर्वाइव कर पा रही है, इसलिए इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है और ये अपने लाइफ के सारे एसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म कर सकती हैं। इसके अलावा जैसे कि कोई सेल है, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल है, तो कोई सिंगल सेल तो जो हो सकती है, कोई सिंगल सेल लाइव है, कोई सिंगल सेल सर्वाइव कर सकती है, लेकिन इसके अंदर जैसे कोई सेल ऑर्गेनल हो गया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो क्या किसी माइटोकॉन्ड्रिया अकेला सर्वाइव कर सकता है? मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का विदाउट सेल के क्या एग्जिस्टेंस हो सकता है? नहीं ना। इसलिए एनसीईआरटी लिखती है कि कुछ भी सेल से छोटा जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं होता। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। सेल के अलावा, सेल से छोटा ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंडिपेंडेंट अकेला सर्वाइव कर सकता है, जबकि सेल अकेले सर्वाइव कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया सर्वाइव नहीं कर सकता और कोई भी सिंगल सेल सर्वाइव कर सकती है। तो वो ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है? सेल। इसके अलावा हमने देखा कि सबसे पहले जो है किसी भी सेल को किसने देखा था और डिस्क्राइब किया था? एंटन वॉन लीवेनहॉफ। सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल होता है, न्यूक्लियस, उसकी डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। कब? 1831 में। 1831 में। ये एनसीईआरटी का डाटा है जो आगे जाके हम देखने को मिलेगा, इसलिए ये डेट भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा सेल थ्योरी 1838 में मैथियस स्लाइडर ने, जो क्या थे, एक जर्मनी के बोटनिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारी प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया और बताया कि ये डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है और ये सेल क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। उसी टाइम पे यानी कि 1839 पे एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थियोडोर स्वान, जो जर्मनी के एक जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स को ऑब्जर्व किया, एनिमल्स की स्टडी की और बताया कि इनमें क्या होता है, एक थिन आउटर लेयर होती है जिसको आज के दिन हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा उन्होंने प्लांट्स टिश्यू की भी स्टडी की और बताया कि प्लांट्स में एक यूनिक कैरेक्टर होता है जो एनिमल्स में नहीं होता, यानी कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, जो सिर्फ प्लांट्स में होती है। उसके अलावा जो है स्वान हाइपोथेसिस, स्वान ने दिया बेस, स्वान हाइपोथेसिस यानी कि वो सेल थ्योरी है। और देखा जाए तो ये जो मैथियस स्लाइडन थे और जो थियोडोर स्वान थे, दोनों ने दिया था, बट एनसीईआरटी लिखती है, एनसीईआरटी ने यहाँ पे सिर्फ स्वान का जिक्र किया है स्वान हाइपोथेसिस के लिए। तो स्वान ने प्रपोज किया कि बॉडी जो होती है एनिमल्स की, इन प्लांट्स की, वो सेल से और टिश्यू से यानी प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है। इस प्रकार सेल थ्योरी किसने फॉर्मुलेटेड की थी, किसने बनाई थी? स्लाइडन ने एंड स्वान ने। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या था? ये हमको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि कोई सी भी सेल कैसे अराइज होती है, हाउ सेल्स वर फॉर्म्ड। इसलिए एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रडोल्फ बर्चो 1855 में, उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया कि सेल डिवाइड करती है और नई सेल्स बनाती है। तो न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसके लिए इन्होंने एक वर्ड यूज किया था, ओमने सेलुला ई सेलुला। तो इस प्रकार उन्होंने स्लाइडन और स्वान के द्वारा दी गई सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और फाइनल शेप दी सेल थ्योरी की। इसके जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो ये थे कि जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं? सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल से। और जो सारी जो सेल्स होती है, नई सेल्स होती है, वो कहीं ना कहीं पुरानी सेल से ही ड्राइव होती है, अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और फिर हमने जो है कल जो है ओवरव्यू देखा था सेल का, तो वो यही था कि ओवरव्यू ऑफ सेल में हमने यही पढ़ा था, उसकी हम एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं कि जैसे कि हम ह्यूमन चीक सेल को देखते हैं यानी कि एक एनिमल सेल को स्टडी करते हैं और एक अनियन पील सेल यानी कि एक प्लांट सेल की स्टडी करते हैं। तो अनियन प्लांट सेल की स्टडी करते हैं, टिपिकल प्लांट सेल है अनियन सेल। इसमें हमको जो है सेल वॉल देखने को मिलती है आउटर बाउंड्री के रूप में और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। जबकि ह्यूमन चीक सेल यानी कि जो एनिमल सेल है उसमें आउटर मेम्ब्रेन के रूप में हमको क्या देखने को मिलती है? सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है। इसलिए लिखते हैं आउटर मेम्ब्रेन एज अ डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल। डीलिमिटिंग का मतलब है कि
आउटर मेम्ब्रेन में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद कोई सी भी लेयर नहीं है, यानी कि सेल वॉल अब्सेंट है। इसके अलावा जो सेल के अंदर है डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर का मतलब है मेम्ब्रेन से बना हुआ, जिसपे मेम्ब्रेन से बनी कवरिंग होती है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। ये जो सेल है, यानी कि समझो जैसे कि ये हमारी सेल है, तो सेल के अंदर जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ये सेल है और ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियस की ये जो आप जो ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? न्यूक्लियस की कवरिंग है, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर, मेड अप ऑफ ये लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। तो और इस ये तो हमने देखा कि सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम। क्या होते हैं न्यूक्लियस के अंदर? क्रोमोसोम होते हैं। ये क्रोमोसोम क्या बनाते हैं? जेनेटिक मटेरियल बनाते हैं। क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल। और जो एनिमल सेल में जो जितनी भी एनिमल सेल हुई है, जितनी भी लिविंग सेल्स हैं, उनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है। जबकि आगे जाके हम और चैप्टर में, जैसे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, उसमें हम पढ़ेंगे कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। यहाँ हम इस बात को लिख देते हैं, आरएनए आल्सो जेनेटिक मटेरियल, आल्सो जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरस। याद रखना, जो वायरस होता है वो एक सेल नहीं होता है। वायरस को नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं, क्योंकि वायरस में सेल नहीं होता है। तो डीएनए के अलावा आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन किसमें? वायरस में, जो कि नॉन लिविंग होता है। लिविंग में देखा जाए तो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो तो इस बेसिस पे कि किसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और किसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, उस हिसाब से सेल दो प्रकार की होती है, एक यूकेरियोटिक सेल और एक प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसमें जो है, हमने देखा न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको डीएनए बोलते हैं। तो जिन जिन सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, उनको यूकेरियोटिक सेल बोलते हैं, और जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है, उनको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। इसके अलावा चाहे यूकेरियोटिक सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, दोनों में साइटोप्लाज्म होता है, जिसमें क्या होता है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जो पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। और सेल्स में बहुत सारी जो रिएक्शंस होती है, वो इसी साइटोप्लाज्म में होती है। इसलिए ये साइटोप्लाज्म है, वो क्या है? मेन एरेना है सारी सेलुलर एक्टिविटीज का, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो। और यही सारी एक्टिविटीज जो होती है किसी भी सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए, उस सेल को सर्वाइवल मोड में रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो हमने जो है यहाँ तक जो है सेल का ओवरव्यू देख लिया था। अब आगे जाके हम और भी जो इसके तो फिर और भी इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। जैसे कि हमने देखा कि एक सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या है? सेल ऑर्गेनल। इसी प्रकार सेल के अंदर और भी सेल ऑर्गेनल होते हैं, जैसे कि राइबोसोम है, राइबोसोम है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है। ये सब जो है सेल के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ पेज ऐड कर लेते हैं, जिसमें हम और समझेंगे। कुछ तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में मिलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो एनिमल सेल में मिलते हैं। तो मैं आपको जो है नोट डाल के लिखवा देता हूँ कुछ पॉइंट्स। कि पहला है राइबोसोम,
राइबोसोम, ये जो है यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में मिलता है। प्रेजेंट प्रेजेंट इन बोथ सेल्स, यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। इसके अलावा प्रेजेंट हो गए, दोनों हो गए यूकेरियोटिक सेल। यूकेरियोटिक सेल के अंदर यहाँ पे हमारी, जैसे कि यूकेरियोटिक में जैसे एनिमल सेल यूकेरियोटिक सेल है, प्लांट सेल यूकेरियोटिक सेल है, इसके अलावा और भी यूकेरियोटिक सेल्स होती है। तो इसके बाद हमने जो है सारा जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे नोट कर लिए हैं। बाकी एनसीईआरटी जब समझेंगे तो वहाँ से भी कुछ मैं आपको पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके अलावा जो है एनसीईआरटी एक बात लिखती है कि जो सेल्स होती है, सेल्स जो होती है उनकी साइज और शेप में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। शेप एंड साइज में बहुत वेरिएशन मिलता है। तो यहीं से हम जो है कुछ जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, जैसे कि कुछ सेल्स हैं, जैसे कि बैक्टीरियल सेल है, कुछ बैक्टीरिया है। जो बैक्टीरिया की सेल की जो साइज होती है वो कितनी होती है, 3 से 5 माइक्रोमीटर। जबकि एक बैक्टीरिया के अंदर ही, बैक्टीरिया का ही एक एग्जांपल है माइकोप्लाज्मा, इसकी साइज कितनी होती है, 0.3 माइक्रोमीटर। इसके अलावा जैसे कि एक बैक्टीरियल सेल हो गया, इसके अलावा आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जो कि एक यूकेरियोटिक सेल है, इसकी जो साइज होती है वो कितनी होती है, 7 माइक्रोमीटर होती है। कुछ सेल जैसे कि सम ऑफ द लोंग, जैसे कि एक नर्व सेल है, नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन्स की बात चल रही है, न्यूरॉन्स, ये जो है ये लॉन्गेस्ट सेल में से एक है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, जितनी भी जो बड़ी सेल्स होती है उनमें से एक है, सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल है ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल नहीं है, लेकिन जो लॉन्गेस्ट सेल है उसमें से भी ये, उनमें से ये एक है। लॉन्गेस्ट सेल में ये एक सेल है जो उसमें आती है, जैसे कि एक ओस्ट्रिच, ओस्ट्रिच ईग। ओस्ट्रिच ईग भी क्या है, एक आइसोलेटेड, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है। ठीक है, इसके जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ एनसीईआरटी में से ये, तो हमने जैसे कि पहले ये सेल ऑर्गेनल के बारे में देखा कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अलावा और भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ऑर्गेनल होते हैं, जैसे कि ईआर है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल। और ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाता है। इसके अलावा हमने राइबोसोम देखा, राइबोसोम होता है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, जो यूकेरियोटिक में भी मिलता है और प्रोकैरियोटिक में भी मिलता है। इसके अलावा कुछ यूकेरियोटिक सेल के अंदर, कुछ ऑर्गेनल के अंदर भी हमको जो है राइबोसोम देखने को मिलता है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे भी हमको ये राइबोसोम देखने को मिलता है। इसके अलावा एनिमल सेल्स में कुछ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, जैसे कि सेंट्रोसोम, जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि जो सेल है साइज में, शेप में, एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखाती है, जैसे कि माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है, इसकी साइज 0.3 माइक्रोमीटर है। बैक्टीरिया है,
बैक्टीरिया की जो साइज है वो 3.4 माइक्रोमीटर है। और याद रखना माइकोप्लाज्मा भी एक टाइप का बैक्टीरिया है। इसके अलावा लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन है? ईओपोस्टिस। और ये ईओपोस्टिस होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमन आरबीसी की साइज 7 माइक्रोमीटर है। नर्व सेल, सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। इस प्रकार सेल जो है बहुत ज़्यादा बेरी करती है देयर उसके शेप में। और ये शेप वेरिएशन क्यों दिखाता है, इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। तो अब जो है हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में समझेंगे और इसके बाद हम इसमें एनसीईआरटी में भी इसका रीड करेंगे। तो हमारा जो है आज का दूसरा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल।